हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एनसीईआरटी सिलेबस में। ये है क्लास 12 फिजिक्स लेक्चर सीरीज़ और आज का वीडियो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पार्ट 2। हमारा आज का पहला टॉपिक है लेंस लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके बाद हम पढ़ेंगे मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा एडी करेंट्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। सबसे पहले हमें पढ़ना है लेंस लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंस एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड एक लॉ दिया। इस लॉ में हम ये समझेंगे कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसकी पोलैरिटी क्या होती है, या फिर हम ये कहें कि लेंस लॉ जो इंड्यूस्ड करंट होता है उसकी डायरेक्शन से डील करता है। सबसे पहले आप इसका स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट के बाद हम लेंस लॉ को डिस्कस करेंगे। The polarity of induced EMF is such that it tends to produce a current which opposes the change in magnetic flux that produced it. लास्ट लेक्चर में हमने फैराडे लॉस पढ़े थे। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जब भी एक कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स में चेंज होता है तो उस कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और उस ईएमएफ की वजह से कॉइल में एक करंट फ्लो होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट। लेंस लॉ ये बताता है कि उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होती है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि इंड्यूस्ड करंट की वही डायरेक्शन होती है जो अपने अंदर होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करे। इसको समझने के लिए यहाँ पर आप एक फिगर देखिए। एक सर्कुलर शेप की कॉइल है और इस कॉइल के पास एक मैग्नेट का हम नॉर्थ पोल ले जा रहे हैं। ये मूविंग मैग्नेट है जो कि किसके टूवर्ड्स मूव कर रहा है, इस कॉइल की तरफ मूव कर रहा है। जैसे ही ये मैग्नेट इस कॉइल की तरफ मूव करेगा तो कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। उस चेंज का अपोज करने के लिए इस कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और उस ईएमएफ की वजह से इस कॉइल में एक करंट फ्लो होगी जिसे हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट। लेंस लॉ ये कहता है कि इस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इस तरह की होगी जो कि अपने अंदर होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज का अपोज करे। यहाँ पर नॉर्थ पोल इस कॉइल के पास आ रहा है, इसका मतलब इस कॉइल में इस तरह से करंट फ्लो होगी जो कि इस आने वाले नॉर्थ पोल का अपोज करेगी। नॉर्थ पोल का क्यों अपोज करेगी, क्योंकि इस नॉर्थ पोल के इस कॉइल के पास आने की वजह से ही इस कॉइल से लिंक्ड जो फ्लक्स है उसमें चेंज आ रहा है। इसका अपोज करने के लिए यहाँ पर आप पॉइंटर की डायरेक्शन देखिए। इस डायरेक्शन में इस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगा और राइट हैंड रूल से हम बता सकते हैं कि ये वाला जो फेस है जो मैग्नेट की तरफ है ये किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, एज अ नॉर्थ पोल। चूँकि नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कॉइल अपने अंदर होने वाले चेंज का अपोज कर रही है। फिगर बी में आप देखिए, अगर इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस कॉइल से दूर जा रहा है तो अगर इस कॉइल से आपका ये जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो दूर जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे जो लिंक्ड फ्लक्स है वो फिर से चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, मान लीजिए जब नॉर्थ पोल इस कॉइल के बहुत पास था तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल से पास हो रही थी, एक फ्लक्स इस कॉइल से लिंक्ड था। अब आपने क्या किया, इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को आप इस कॉइल से दूर ले जाते गए। तो जैसे ही इस मैग्नेट को दूर ले जाया जाएगा तो क्या होगा, पहले जो कि फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा इससे लिंक्ड थी अब उनमें कमी आएगी, या फिर हम ये कहें जो मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल से पहले लिंक था वो अब चेंज हो रहा है। कॉइल क्या करेगी, इस चेंज का अपोज करेगी। अब इस चेंज का वो अपोज कैसे करेगी, ये कॉइल अपने अंदर एक ऐसा करंट प्रोड्यूस करेगी जो कि इस होने वाले चेंज का अपोज करे।
नॉर्थ पोल दूर दूर जा रहा है, इस कॉइल से ये नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, तो कॉइल अपने अंदर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएगी, जिससे कि ये जो फेस है वो किस तरीके से बिहेव करेगा एज अ साउथ पोल। साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इस तरीके से ये जो कॉइल है इस होने वाले चेंज का अपोज करती है। ये तो हमने देखा लेंस लॉ। लेंस लॉ के साथ हमने एक और हेडिंग लिखी हुई है जो कि क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें हम क्या देखेंगे कि लेंस लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। यहाँ पर हमने जो एग्जांपल लिया है उसमें ये डिस्कस किया है कि जब एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल एक कॉइल की तरफ आता है तो कॉइल का वो वाला फेस जो मैग्नेट की तरफ है वो किसकी तरह बिहेव करता है, एज अ नॉर्थ पोल, और होने वाले चेंज का अपोज करता है। सपोज़ हम ऐसे कंसीडर करें कि ये जो कॉइल का फेस है वो एज अ नॉर्थ पोल ना बिहेव करके एज अ साउथ पोल बिहेव करे। तो अगर हम ऐसा कंसीडर करते हैं तो होगा क्या, नॉर्थ पोल आपका कॉइल की तरफ आ रहा है। हमने क्या बोला है कि अब ये वाला जो फेस है वो किस तरीके से बिहेव करेगा, एज अ साउथ पोल। क्योंकि हम जानते हैं कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो एक बार इस मैग्नेट को थोड़ा सा पुश देने के बाद ही ये मैग्नेट अपने आप ही इस कॉइल की तरफ अट्रैक्ट होता चला जाएगा। फिज़िकल वर्ल्ड में ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा हम कैसे समझ सकते हैं, सपोज़ हमने एक मशीन ली और उस मशीन को एक पुश दिया या फिर एक स्टार्ट दिया, और स्टार्ट देने के बाद उस मशीन से हमने एक्स्ट्रा हर तरह का फोर्स हटा लिया। अब हम क्या देखते हैं कि वो मशीन अपने आप ही मोशन करती चली जा रही है या फिर वो मशीन अपने आप ही वर्क कर रही है। इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा है, जो कि फिज़िकल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। हमने क्या केस कंसीडर किया है कि जब नॉर्थ पोल एक मैग्नेट का कॉइल के पास आता है तो कॉइल का ये वाला फेस एज अ साउथ पोल बिहेव कर रहा है। साउथ पोल बिहेव कर रहा है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। होगा क्या कि मैग्नेट को एक थोड़ा सा पुश देने के बाद ही एक्सटर्नल वर्क हमें नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेट और कॉइल खुद को अपने आप ही अट्रैक्ट करेंगे। ये फिज़िकल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। अब हम कंसीडर करते हैं इसका करेक्ट केस। करेक्ट केस क्या है, जो हमने पहले डिस्कस किया है लेंस लॉ में, और अब हम ये बताएंगे कि कैसे लेंस लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है। नॉर्थ पोल की तरह कॉइल का ये वाला फेस बिहेव करेगा। ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। अब हमारा काम, एक्सटर्नल वर्क का क्या काम है कि ये जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है उसे कॉइल की तरफ ले जाया जाए। अब अगर कॉइल इस मैग्नेट को अपोज कर रही है तो इस मैग्नेट को कॉइल की तरफ ले जाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। चूँकि एक्स्ट्रा वर्क किया गया है तो वो एक्स्ट्रा वर्क कहाँ जाता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल यही है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है, बट एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यहाँ पर मैग्नेट को इस कॉइल के पास लाने के लिए एक्स्ट्रा वर्क किया जा रहा है, तो वो एक्स्ट्रा वर्क कहाँ जा रहा है। यहाँ पर हमने आपको पहले बताया है कि जब कोई भी मैग्नेट नहीं था तो इस कॉइल में ज़ीरो करंट थी, कोई करंट फ्लो नहीं हो रही थी। बट जब इस मैग्नेट को कॉइल के पास लाया गया तो उससे क्या हुआ, ये एज अ नॉर्थ पोल बिहेव करने लगी। नॉर्थ पोल बिहेव करने के लिए इस कॉइल में एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो हुआ। वर्क किया गया किस पर, इस मैग्नेट पर, क्योंकि इस मैग्नेट को इस कॉइल के तरफ ले जाना है। ये वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सी एनर्जी, ये वाला जो करंट, इंड्यूस्ड करंट इस कॉइल में फ्लो हो रहा है वो क्या है, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक फॉर्म। यहाँ पर वर्क किया गया मैग्नेट को कॉइल के पास लाने में। इस मैग्नेट के कॉइल के पास आने की वजह से इस कॉइल में एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ। इंड्यूस्ड करंट का मतलब क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई। ये वही एनर्जी है जो कि
किससे कन्वर्ट हुई है? ये जो वर्क किया गया है वो कन्वर्ट हुई एनर्जी कहाँ पर गई है? एज अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हीट एनर्जी के फॉर्म में। तो यहाँ पर हमने देखा कि लेंस लॉ किस पर बेस्ड होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पर। अभी हमने जो डिस्कस किया है वो इसका थ्योरी पोर्शन है। जो भी चीज़ें हमने अभी डिस्कस की हैं वो यहाँ पर इन दोनों स्लाइड्स में है, तो आप इन्हें देखकर एक बार रिलेट कर सकते हैं कि कैसे लेंस लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहाँ पर एक PQRS रेक्टेंगुलर लूप लिया है जिसके दो साइड्स हैं स्मॉल l एंड स्मॉल x। इस रेक्टेंगल का जो PQ ब्रांच है वो एक मूवेबल ब्रांच है और ये ब्रांच स्मॉल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। PQRS लूप एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द पेज है। यहाँ पर आप ब्लू क्रॉसेस देख सकते हैं। ब्लू क्रॉसेस क्या शो कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जो कि क्या है? इनटू द पेज। डेरिवेशन की स्टार्टिंग में हम सबसे पहले डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि एक PQRS क्लोज्ड लूप है जिसकी PQ ब्रांच मूवेबल ब्रांच है और ये लूप एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B में रखा हुआ है। सबसे पहले हम डेरिवेशन में मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स का हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं जो कि क्या होता है? फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा। B इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, A इज़ द एरिया ऑफ द लूप। यहाँ पर लूप कौन सा है? PQRS लूप। और ये एक रेक्टेंगल शेप का लूप है तो इसका एरिया कितना होगा? स्मॉल l इंटू स्मॉल x मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। फॉर्मूला में जो थीटा वैल्यू होती है वो किनके किनके बीच का एंगल होता है? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उनकी डायरेक्शन क्या है? इनटू द पेज। और ये जो PQRS एक रेक्टेंगुलर शेप का एरिया है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस लूप के परपेंडिकुलर होगा। मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, लूप का एरिया भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? कैपिटल B स्मॉल l इंटू x। चूँकि हमने ये पहले ही डिस्कस किया है कि PQRS लूप की जो PQ ब्रांच है वो एक मूवेबल ब्रांच है जो कि स्मॉल v वेलोसिटी से मूव कर रही है। जैसे जैसे ये ब्रांच मूव करेगी स्मॉल x की वैल्यू चेंज होती जाएगी। इसके अलावा इस लूप का जो एरिया है वो डिक्रीज़ होता चला जाएगा। यहाँ पर अभी PQRS आप एक पोजीशन में PQ ब्रांच को कंसीडर करिए। सेकेंड पोजीशन में आप देखिए कि जब ये PQ ब्रांच अंदर की तरफ आती है मूव करके, तो जो प्रीवियस एरिया था वो पहले अभी जो नया एरिया बना है उससे ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे PQ ब्रांच मूव कर रही है वैसे वैसे एरिया डिक्रीज़ हो रहा है। अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल B इंटू A cos थीटा। फ्लक्स में मैग्नेटिक फील्ड होती है, एरिया होता है और थीटा होता है। अगर इन तीनों में से किसी एक की भी वैल्यू चेंज होती है तो क्या चेंज होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पर जब PQ ब्रांच स्मॉल v वेलोसिटी से मूव करती है तो क्या चेंज हो रहा है? इस लूप का एरिया। कौन सा एरिया चेंज हो रहा है? वो एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एनक्लोज करता है। जब PQRS का इतना एरिया है, यहाँ पर आप पॉइंटर का डायरेक्शन देखिए, जब इतना हम एरिया लेंगे तो ये लूप ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर एनक्लोज करेगा। अब अगर हम PQ ब्रांच को इधर पर मूव करके इस पोजीशन पे लाते हैं, ये वाली पोजीशन पर अगर हम PQ ब्रांच को लेते हैं और फिर हम इतना एरिया कंसीडर करते हैं तो हमने क्या देखा? एरिया डिक्रीज़ हुआ। साथ ही साथ कौन सा एरिया डिक्रीज़ हुआ? वो एरिया जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एनक्लोज कर रहा था। पहले जब एरिया ज़्यादा था तो वो ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को एनक्लोज कर रहा था। एरिया कम होने से एनक्लोज्ड फील्ड लाइंस कम होती है। इसका मतलब इस ब्रांच के मूव करने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है।
चूँकि हमने डिस्कस किया है कि फैराडे लॉ ये कहता है कि जब भी किसी एक एरिया से लिंक्ड फ्लक्स में चेंज आता है, उस कॉइल में या फिर उस लूप में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है और उस ईएमएफ की वजह से उस लूप में एक करंट फ्लो होती है। तो हम डेरिवेशन में आगे बढ़ते हैं। फैराडे का सेकेंड लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी डिवाइडेड बाई डी टी। फाई बी क्या है? यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स, हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। फ्लक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली है? बी एल एक्स। कैपिटल बी और स्मॉल एल एक कांस्टेंट है। कैपिटल बी क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। स्मॉल एल इस रेक्टेंगल की एसआर लेंथ है जो कि चेंज नहीं हो रही है, तो हम इसे डिफरेंशिएशन से बाहर लिखेंगे। स्मॉल एक्स जो है वो चेंजिंग आपका डायरेक्शन है। ये जो आपका आर क्यू ब्रांच है उसमें उसका लेंथ कितना है? स्मॉल एक्स, और ये क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो हम इसे डिफरेंशिएशन के अंदर रखते हैं, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी? माइनस बी एल डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी क्या होता है? वेलोसिटी। तो हमें यहाँ पर ईएमएफ का फॉर्मूला क्या मिलता है? कैपिटल बी स्मॉल एल इंटू वी। यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू नेगेटिव होगी। नेगेटिव क्यों होगी? क्योंकि जैसे जैसे पी क्यू ब्रांच अंदर की तरफ आता है तो जो लेंथ स्मॉल एक्स है ये डिक्रीज़ हो रही है। डिक्रीजिंग डायरेक्शन में पी क्यू मूव कर रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी कैसी होगी? नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर आप जब नेगेटिव साइन लेंगे, एक नेगेटिव साइन पहले से प्रेजेंट है, तो आपके फॉर्मूले में यहाँ पर क्या आएगा? पॉजिटिव। ये जो आपको फॉर्मूला मिला है E इज इक्वल टू बी एल वी, ये क्या है? मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला। तो हमने इस डेरिवेशन में क्या देखा कि जब एक लूप की एक ब्रांच मोशन करती है तो उस मोशन की वजह से चेंज इन फ्लक्स होता है, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, और उस ईएमएफ की वैल्यू कितनी होती है? कैपिटल बी स्मॉल एल इंटू वी, वेयर वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ द मूवेबल ब्रांच। हमने ये देखा इंड्यूस्ड ईएमएफ आया। अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या फ्लो कराएगा? इस लूप में करंट फ्लो कराएगा। करंट की डायरेक्शन लेंस लॉ से डिसाइड होगी, जो कि ये कहती है कि करंट ऐसी डायरेक्शन में फ्लो होता है जो कि होने वाले चेंज का अपोज करे या फिर होने वाले फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है उसका अपोज करे। अब आप देखिए कि ऐसा क्या चेंज है जिस चेंज को इंड्यूस्ड करंट अपोज करेगा और करंट फ्लो की क्या डायरेक्शन होगी। यहाँ पर पी क्यू जो ब्रांच है वो अंदर की तरफ मूव कर रही है। जैसे जैसे पी क्यू ब्रांच अंदर की तरफ मूव करेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो ये एरिया एनक्लोज कर रहा है उनमें क्या होगा? डिक्रीमेंट आएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज होंगी, या फिर हम ये कहें कि फ्लक्स एनक्लोज्ड बाय द पी क्यू आर एस लूप विल गेट डिक्रीज्ड एज पी क्यू ब्रांच मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट। तो जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसका नेचर क्या होगा? जो इस होने वाले फ्लक्स के डिक्रीमेंट को अपोज करे और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह की जनरेट करे जिससे कि फ्लक्स में कमी ना आए बल्कि फ्लक्स इंक्रीज हो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन क्या है? इनटू द पेज। पी क्यू ब्रांच को जब लेफ़्ट साइड मूव किया जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज़ हो रही है। इंड्यूस्ड करंट क्या करेगी? इन फील्ड लाइंस को इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि इंड्यूस्ड करंट क्या करती है? होने वाले चेंज का अपोज करती है। तो इस तरीके से इस लूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। आप अपना राइट हैंड यूज़ करिए। राइट हैंड यूज़ करने के बाद आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को करंट फ्लो की डायरेक्शन में कर्ल करिए, और जो थंब होगा वो किसकी डायरेक्शन बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। इसका मतलब जैसे पी क्यू ब्रांच अंदर की तरफ मूव करेगी, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, और वो करंट इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। इसकी वजह से क्या हो रहा है? ये जो इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, ये एक्चुअली में कर क्या रही है?
होने वाले चेंज का अपोज कर रही है। चेंज क्या हो रहा था, फील्ड डिक्रीज हो रही थी या फिर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा था, बट करंट इस तरह से फ्लो होगी जो कि उस डिक्रीमेंट को रोकेगी और फील्ड लाइंस को या फिर फ्लक्स को इंक्रीज करेगी। तो अभी हमने देखा करंट का डायरेक्शन। अब हम देखते हैं कि जो करंट आई होगा उसका वैल्यू क्या होगा। अगर इस PQRS लूप का जो रेजिस्टेंस है वो है स्मॉल r, तो I की वैल्यू क्या होगी आपकी EMF डिवाइडेड बाय स्मॉल r। EMF की वैल्यू आप रखेंगे जो कि क्या है BL स्मॉल v डिवाइडेड बाय r एंड दैट विल बी द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF। इसके बाद EMF का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू आई इंटू आर। EMF की जगह हम फैराडे सेकेंड लॉ से वैल्यू पुट कर सकते हैं जो कि क्या होगी डेल फाई बाई डेल टी। करंट की जगह हम लिख सकते हैं डेल क्यू डिवाइडेड बाय डेल टी एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल आर। इन दोनों टर्म्स से हम डेल क्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जो कि क्या होगी डेल क्यू इज इक्वल टू डेल फाई डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, वेयर del phi is the change in flux, small r is the resistance of the loop and del q is the value of charge। तो आपको इस डेरिवेशन में 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला है मोशनल EMF की क्या वैल्यू होती है, E इज इक्वल टू BVL। इसके बाद आपको अगर PQRS लूप का रेजिस्टेंस पता है, यहाँ पर हमने कितना रेजिस्टेंस लिया है स्मॉल r, तो हम उससे करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। करंट की वैल्यू फाइंड करने के साथ ही साथ हमें ये भी याद रखना है कि जो इंड्यूस्ड करंट इस लूप में फ्लो हो रही है उसकी क्या डायरेक्शन है। इसके अलावा लास्ट फॉर्मूला फॉर दी चार्ज वैल्यू, डेल क्यू की वैल्यू कितनी आई है इन टर्म्स ऑफ चेंज इन फ्लक्स, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल फाई डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। मोशनल EMF के बारे में जब हम बात करते हैं तो उससे रिलेटेड हम एनर्जी कंसीडरेशन भी देखेंगे। एनर्जी कंसीडरेशन में हम ये देखेंगे कि जब एक PQRS लूप किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है और उसकी एक ब्रांच मूव करती है तो वहाँ पर भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई होता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर PQ ब्रांच को मूव करने के लिए एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो अगर वर्क किया गया है या फिर एनर्जी अप्लाई हुई है तो वो मैकेनिकल एनर्जी कहाँ जाती है, इसके लिए हम क्या कंसीडर करेंगे, एनर्जी कंसीडरेशन। और इसके बारे में हम देखेंगे कि मोशनल EMF में भी एनर्जी कंजर्व रहती है। सबसे पहले हम लिखेंगे करंट की वैल्यू जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, कितनी होगी I इज इक्वल टू BLV डिवाइडेड बाय स्मॉल r। अभी हमने आपको क्या बताया कि यहाँ पर क्या फ्लो होने वाला है, इंड्यूस्ड करंट। अगर हम PQ ब्रांच की बात करें जो कि क्या है मूवेबल ब्रांच, जब इस ब्रांच में इंड्यूस्ड करंट फ्लो होता है तो हमने चैप्टर नंबर 4 में एक डेरिवेशन किया हुआ है कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में पुट किया जाता है तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर एक फोर्स फील करता है और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है ILB। मैग्नीट्यूड उसका क्या होता है ILB। तो यहाँ पर PQ एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि कहाँ मूव कर रहा है, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में विद वेलोसिटी स्मॉल v। तो ये वाला जो PQ कंडक्टर है जब इसमें इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगी तब ये मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी IL इंटू बी। आई की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, फाइनली आपके पास फोर्स का क्या फॉर्मूला आएगा B² L² V डिवाइडेड बाय स्मॉल r। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 मान के चलते हैं। अभी हमने क्या देखा कि जो PQ ब्रांच है वो एक फोर्स फील करेगी, उसका अभी हमने मैग्नीट्यूड देखा। मैग्नीट्यूड देखने के बाद फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। राइट हैंड को राइट हैंड की जो चारों फिंगर्स हैं उसको आपको कैसे एक्सपैंड करना है, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। आप देख सकते हैं इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ये है, इस तरीके से इंड्यूस्ड करंट
फ्लो हो रही है। तो पी क्यू ब्रांच में जो करंट फ्लो का डायरेक्शन है वो कैसा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसके बाद आपको अपनी चारों फिंगर्स आपने कहाँ पॉइंट कर ली है, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, सच दैट जो आपका पाम है वो कहाँ पॉइंट करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड की चारों फिंगर्स को करंट फ्लो की डायरेक्शन में आप एक्सपैंड करिए इस तरीके से कि जो आपका पाम है वो कहाँ पॉइंट करे, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको क्या करना है, अपनी चारों फिंगर्स को कर्ल करना है और कर्ल करने के बाद जो थंब का डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन किसका होगा, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा वो कहाँ होगा, आउटवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ द रॉड। राइट हैंड रूल से हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में फील होगा, पी क्यू ब्रांच को इस डायरेक्शन में, विच इज ऑपोजिट टू द मूवमेंट और द वेलोसिटी ऑफ द रॉड। अब पी क्यू ब्रांच कहाँ फोर्स फील कर रही है, इस डायरेक्शन में, बट हमारा इस डेरिवेशन में हमने क्या देखा है कि हम पी क्यू ब्रांच को कहाँ ले जा रहे हैं, अंदर की तरफ। किस स्पीड से ले जा रहे हैं, स्मॉल v स्पीड से। ये एक्सपीरियंस फोर्स कर रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में और हमें इस डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में इस ब्रांच को मूव करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, या फिर हम ये कहें कि अगर पी क्यू ब्रांच को v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव करना है तो उसके लिए कितनी पावर रिक्वायर्ड होगी। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स पी क्यू ब्रांच कितना एक्सपीरियंस कर रही है हमने इक्वेशन नंबर 1 में डिराइव किया है। चूँकि इस पी क्यू ब्रांच को हमें इस डायरेक्शन में मूव करना है तो हमें भी कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना फोर्स पी क्यू ब्रांच इस ऑपोजिट डायरेक्शन में फील कर रही है, तभी हम पी क्यू ब्रांच को मूव कर सकते हैं। फोर्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से रखिए, स्मॉल v से मल्टीप्लाई करिए तो आपका पावर का क्या फॉर्मूला आएगा, b² L² v² डिवाइडेड बाय स्मॉल r। और अब हम इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 2। पी क्यू ब्रांच को मूव कोई एक्सटर्नल वर्क या फिर एक्सटर्नल सोर्स कर रहा है और जो भी इस ब्रांच को मूव कर रहा है उस तरह के वर्क को हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल वर्क। अगर वर्क किया गया है तो एनर्जी कंजर्वेशन ये कहता है कि उस वर्क में जो एनर्जी यूज़ हुई है वो किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुई है। स्टार्टिंग से देखिए, पी क्यू ब्रांच को जब जैसे ही यहाँ पर मूव करते हैं अंदर की तरफ, इसमें एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। उस इंड्यूस्ड करंट की वजह से पी क्यू ब्रांच इस ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स फील करती है। अगर हम ब्रांच को मूव करना चाहते हैं तो हमें इसके इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो मैकेनिकल वर्क कहाँ जाता है, ये जो इंड्यूस्ड करंट इस पी क्यू आर एस लूप में फ्लो हो रही है, इस फॉर्म में वो वर्क कन्वर्ट हो जाता है। करंट के लिए हम कौन सी एनर्जी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका मतलब जो मैकेनिकल वर्क किया गया है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। या फिर हम ये कहें इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी के फॉर्म में। हीट एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, I² इंटू R। आई क्या है, जो यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट फ्लो हो रहा है पी क्यू आर एस लूप में, उसकी वैल्यू, करंट की वैल्यू हम रखेंगे क्या होगी, BLV डिवाइडेड बाय स्मॉल r का होल स्क्वायर, और इसे स्मॉल r से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू क्या आएगी, b² L² v² डिवाइडेड बाय स्मॉल r। और ये क्या होगा आपका इक्वेशन नंबर 3। अगर आप इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में कंपैरिजन करें तो इक्वेशन नंबर 2 क्या बताती है कि कितनी पावर रिक्वायर्ड होगी पी क्यू ब्रांच को मूव करने के लिए। इक्वेशन नंबर 3 ये बताती है कि वो जो पावर या फिर जो वर्क किया गया है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर जूल हीट के फॉर्म में। चूँकि दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है
कि मैकेनिकल एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हुई, पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, और फिर वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी के फॉर्म में। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है एडी करेंट्स। एडी करेंट्स के बारे में सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये किसी पीस ऑफ कंडक्टर में, या फिर हम ये कहें किसी बल्क पीस ऑफ कंडक्टर में प्रोड्यूस होती हैं। अभी हमने क्या पढ़ा इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में, जब हम फैराडेज लॉ में पढ़ते आए हैं, उसमें हमने क्या देखा है कि जब एक कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स में चेंज होता है तो वो कॉइल उस चेंज का अपोज करती है, और उस अपोज को करने के लिए उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है और एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है। वो थी कॉइल के बारे में बात। अगर हम एक सॉलिड कंडक्टर के बारे में बात करें तो सॉलिड कंडक्टर में भी यही सेम प्रोसेस होती है। क्या प्रोसेस? जब एक बल्क पीस ऑफ कंडक्टर से लिंक्ड फ्लक्स में चेंज होता है तो वो बल्क पीस ऑफ कंडक्टर भी उस चेंज का अपोज करता है और अपने अंदर एक करंट प्रोड्यूस करता है। बल्क पीस ऑफ कंडक्टर कॉइल से डिफरेंट होते हैं, तो इसमें जो करंट होती है या फिर जो करंट इंड्यूस होती है उसका एक फ्लो पैटर्न होता है। वो फ्लो पैटर्न स्वेलिंग एडीज़ की तरह होता है। वाटर में आपने स्वेलिंग एडीज़ देखी होंगी, और कंडक्टर में प्रोड्यूस होने वाली इंड्यूस्ड करंट का पैटर्न वैसा ही होता है। इन करंट्स को क्या कहा जाता है? एडी करंट्स। और ये करंट्स आपको याद रखना है किस में प्रोड्यूस होती हैं? बल्क पीस ऑफ कंडक्टर्स में। यहाँ पर आप एक एग्जांपल देख सकते हैं। मैग्नेट्स के दो पोल रखे हुए हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। यहाँ पर पाइवोट से एक बल्क पीस ऑफ कंडक्टर फिक्स है और वो इस तरह से मोशन कर रहा है। सबसे पहले हम ये वाला फिगर, ये वाला मोशन कंसीडर करेंगे। फर्स्ट वन मोशन, जहाँ पर मेरा पॉइंटर है उसे आप देखिए। ये एक बल्क पीस ऑफ कंडक्टर है। जब ये इन दोनों मैग्नेट्स के बाहर है, इस कंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या है? 0 है। जैसे ही ये पीस ऑफ कंडक्टर नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में आता है, क्या होता है? इस पीस ऑफ कंडक्टर से लिंक्ड फ्लक्स में चेंज आता है। लिंक्ड फ्लक्स में अगर चेंज आएगा तो ये पीस ऑफ कंडक्टर उस होने वाले चेंज का अपोज करेगा। अपोज कैसे करेगा? जैसे ही ये पीस ऑफ कंडक्टर इन दोनों के बीच में आता है, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में, उस चेंज को वो कैसे अपोज करेगा? कंडक्टर का ये वाला फेस, जहाँ पर आप पॉइंटर देख रहे हैं, ये वाला फेस कैसा बिहेव करने लगेगा? एज अ नॉर्थ पोल। तो इसके सामने यहाँ पर क्या है? नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। कंडक्टर का जो दूसरा फेस है, वो जो पीछे वाला फेस है, वो किस तरह बिहेव करेगा? साउथ पोल की तरह, और साउथ के बीच में रिपल्शन होगा। तो इससे होता क्या है कि ये जो आपका पीस ऑफ कंडक्टर है, ये जैसे ही एंटर करता है तो अपोज करता है। तो अपोज करने की वजह से ये जिस तरीके से यहाँ से पास होना चाहिए, या फिर वो जितनी स्पीड से यहाँ पर पास होना चाहिए, उसकी स्पीड डिक्रीज़ हो जाती है। अभी हमने इसका फर्स्ट ये वाला फिगर कंसीडर किया। अब आप देखिए सेकंड वाला। जब आपका कंडक्टर, पीस ऑफ कंडक्टर, इसके मिडिल में आने के बाद बाहर जाता है, एक बार जब ये पीस ऑफ कंडक्टर इन दोनों नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में आ गया, अब ये पीस ऑफ कंडक्टर अगर बाहर जाता है तो बाहर जाते टाइम भी क्या हो रहा है? अगर पीस ऑफ कंडक्टर मिडिल में है तो इस कंडक्टर में मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स है, बट अगर ये पीस ऑफ कंडक्टर बाहर जाएगा तो इसमें क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स रिड्यूस होगा। इसका मतलब क्या है कि फिर से अब इस पीस ऑफ कंडक्टर को क्या फेस करना पड़ रहा है? एक चेंज, और ये कंडक्टर उस चेंज का अपोज करेगा। चेंज का अपोज कैसे करेगा? अब ये वाला जो फेस है, ये वाला जो आप फ्रंट फेस देख रहे हैं कंडक्टर का, ये किस तरीके से बिहेव करेगा? एज अ साउथ पोल, और साउथ और नॉर्थ के बीच में अट्रैक्शन होगा। ये क्यों साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा? क्योंकि ये वाला पीस ऑफ कंडक्टर अब इन दोनों के मिडिल में ही रहना चाहता है। इस पीस ऑफ कंडक्टर को चेंज नहीं चाहिए। इसका जो दूसरा फेस है
साउथ पोल की तरफ जो फेस है वो किस तरह से बिहेव करेगा, एज अ नॉर्थ पोल। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कैसे एक बल्क पीस ऑफ कंडक्टर में एडी करंट प्रोड्यूस होती हैं और किस तरीके से ये प्रोड्यूस होने वाली एडी करंट इसके मोशन को स्लो करती है। अगर आप यहाँ पर कोई भी मैग्नेट ना लगाएं और ऐसे नॉर्मल एक पीस ऑफ कंडक्टर को यहाँ पर ऑसिलेटरी मोशन कराएं तो उसकी स्पीड नॉर्मल स्पीड होगी। बट चूंकि यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल लगे हैं, कंडक्टर से लिंक्ड फ्लक्स में चेंज हो रहा है, तो इस वजह से क्या होगा, एडी करंट प्रोड्यूस होंगी जो कि इसकी स्पीड को स्लो कर देंगी। एडी करंट्स, चूँकि करंट जहाँ पर भी होती है तो करंट क्या प्रोड्यूस करती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो इस टॉपिक की हमारी एक सब हेडिंग आप देखिए जिसका नाम है अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स ऑफ एडी करंट्स। चूँकि कंडक्टर एक ऐसी चीज़ है जो कि मोटर्स में या फिर ट्रांसफार्मर में या फिर हम जितनी भी डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं उनमें यूज़ होती है। अगर उन डिवाइस में ऐसी सप्लाई है जो कि लगातार चेंज हो रही है, अगर हम एसी सप्लाई की बात करें तो ऑल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट होता है जो कि टाइम के साथ लगातार चेंज होता रहता है। अगर करंट चेंज हो रहा है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है और उस मोटर में या फिर उस डिवाइस में जितने भी कंडक्टर्स यूज़ हुए हैं उनसे लिंक्ड फ्लक्स में चेंज आ रहा है। लिंक्ड फ्लक्स में अगर चेंज आएगा तो क्या प्रोड्यूस होगी, उन सारे कंडक्टर्स में एडी करंट, और एडी करंट की वजह से क्या होगा, हीटिंग और वेस्टेज ऑफ पावर होगा। तो ये क्या होता है, अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स ऑफ एडी करंट्स। अभी हमने क्या पढ़ा था कि एडी करंट्स क्या होती हैं, बट एडी करंट्स क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं जब एक इलेक्ट्रिक मोटर या फिर हम ट्रांसफार्मर के बारे में बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, एडी करंट्स प्रोड्यूस होने के वजह से अननेसेसरी हीट प्रोड्यूस होती है जिससे कि पावर का वेस्टेज होता है। अब हम ये देखेंगे कि कैसे इन अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक फिगर देख सकते हैं। इस फिगर में अगर हम फर्स्ट फिगर कंसीडर करें तो यहाँ पर जो कोर यूज़ किया गया है ये एक आयरन कोर है जो कि एक कंडक्टर होता है। ये वाला पहला जो कोर यूज़ किया गया है वो सॉलिड कोर है। सॉलिड कोर का मतलब कि आपने जस्ट एक बल्क आयरन पीस यूज़ किया है एज अ सॉलिड कोर। चूँकि एडी करंट प्रोड्यूस होंगी, यहाँ पर आपको ब्लू जो करंट दिखाई गई है वो क्या है, जैसे ही चेंज इन फ्लक्स होगा एडी करंट प्रोडक्शन होगा। इसे मिनिमाइज़ करने के लिए एक मेथड अपनाया जाता है जिसे बोला जाता है लेमिनेशंस ऑफ मेटल। इसमें जो आपका सॉलिड कोर यूज़ हुआ है, इस सॉलिड कोर को ना यूज़ करके इस पूरे सॉलिड कोर की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, छोटी छोटी प्लेट्स यूज़ करेंगे, स्मॉल विड्थ की प्लेट यूज़ करेंगे। एक प्लेट अगर यूज़ की जाएगी तो उसे लैमिनेट किया जाएगा। लैमिनेट करने के बाद दूसरी प्लेट को लैमिनेट किया जाएगा। दोनों प्लेट्स को जब एक दूसरे के साइड में रखा जाएगा तो उन दोनों प्लेट्स के बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल लगाया जाएगा। इंसुलेटर क्या करते हैं, करंट फ्लो को रोकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉलिड कोर की जगह अगर इस तरह का कोर यूज़ किया जाए जिसे हम बोलते हैं लैमिनेटेड कोर, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, जो एडी करंट फ्लो हो रही है उसकी हम स्ट्रेंथ को कम कर सकते हैं। आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। पहला वाला जो एडी करंट का फ्लो है, इस फ्लो में करंट की स्ट्रेंथ ज़्यादा है जिसकी वजह से वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी। सेकंड फिगर में आप देखिए करंट फ्लो होने के लिए जो एरिया है वो मिनिमम हो गया है। इसकी वजह से करंट की स्ट्रेंथ कम होती है और क्या होगा, जो हीटिंग इफ़ेक्ट, अननेसेसरी हीटिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो रहा था उसमें कमी आएगी। इसके बाद दूसरी चीज़ हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कटिंग स्लॉट्स। कटिंग स्लॉट्स का मतलब क्या है कि जो आप बल्क प्लेट यूज़ करते हैं उस बल्क प्लेट की जगह आप उस प्लेट में स्लॉट्स कट कर सकते हैं। जैसे ही आप इन बल्क प्लेट्स में स्लॉट्स क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, एडी करंट की जो फ्लो है उसको फ्लो होने के लिए कम एरिया मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्लॉट्स हैं उसमें इसको जूम करके दिखाया गया है कि कैसे करंट फ्लो होगी।
जब हमने एडी करंट का इंट्रोडक्शन दिया था उस फिगर, वहाँ पर हमने एक फिगर लिया था, उस फिगर से आप इस फिगर को कंपेयर करिए। वहाँ पर ये जो प्लेट थी वो एक सॉलिड प्लेट थी, उसमें स्लॉट्स नहीं थे, और यहाँ पर जो प्लेट है इसमें क्या है, स्लॉट्स कट किए गए हैं। जब ये पूरी सॉलिड प्लेट होती है तो करंट फ्लो होने के लिए ज़्यादा एरिया होता है, बट जैसे ही इन स्लॉट्स को बनाया जाता है तो करंट फ्लो के लिए एरिया कम हो जाता है। एरिया कम होने से क्या होगा, आप थोड़ा इसको देखिए। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू ए। मैग्नेटिक मोमेंट किस पर डिपेंड करता है, एरिया पर। अगर करंट फ्लो का एरिया रिड्यूस हुआ है, अगर ए की वैल्यू रिड्यूस हुई है तो उससे क्या रिड्यूस होगा, मैग्नेटिक मोमेंट। किसी भी ये रेक्टेंगल अगर शेप लेंगे या फिर आप इसे स्क्वायर शेप लेंगे तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट रिड्यूस हुआ है। अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट रिड्यूस हुआ है तो क्या रिड्यूस हुआ है, इससे प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड। होता क्या है कि जब एक कंडक्टर को नॉर्थ साउथ पोल के बीच में से पास किया जाता है तो इसमें एडी करंट प्रोड्यूस क्यों होती है, क्योंकि वो इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे जो कि होने वाले फ्लक्स के चेंज को अपोज कर सके। यहाँ पर हमने क्या देखा कि स्लॉट्स कट करने से एरिया कम हुआ, एरिया कम होने से मैग्नेटिक मोमेंट कम हुआ, जिससे क्या रिड्यूस होगी, प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होगी। इसका मतलब क्या है कि जब एक सॉलिड प्लेट नॉर्थ साउथ पोल के बीच में से पास हो रही थी तो उस वक्त एडी करंट की स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, क्योंकि करंट को फ्लो होने के लिए उसके पास ज़्यादा एरिया था, जिसकी वजह से एडी करंट अपना मैक्सिमम अपोजिशन कर पा रही थी। उस वक्त मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा था। प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इन दिस प्लेट वॉज ऑल्सो लार्जर। बट अभी क्या हुआ है, स्लॉट्स कट करने से एरिया कम हुआ है। इसके अलावा एरिया कम होने से क्या हुआ है, मैग्नेटिक मोमेंट रिड्यूस हुआ है, और जो मैग्नेटिक फील्ड इन प्लेट्स में प्रोड्यूस होगी वो किसका अपोज करेगी, इस फ्लक्स चेंज का अपोज करेगी, वो भी रिड्यूस हुई है स्लॉट्स की वजह से। ठीक है, तो अब आप ये देख सकते हैं कि जब एडी करंट्स प्रोड्यूस होती हैं तो वो हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस करेंगी। हीट एनर्जी किसी भी डिवाइस के लिए अनडिज़ायरेबल इफेक्ट होता है। उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ लेमिनेशन ऑफ कोर, या फिर जो भी मटेरियल यूज़ किया जा रहा है उसे सॉलिड के फॉर्म में यूज़ ना करके उसके स्लॉट्स को कट करके हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आज का हमारा लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स। अभी तो हमने ये देखा कि एडी करंट के अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, बट हम ये देखेंगे कि एडी करंट को हम डेली लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन के फॉर्म में भी यूज़ कर रहे हैं। इसकी सबसे पहली एप्लीकेशन है मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स। यहाँ पर आप एक फिगर देखिए, ये जो आपको एक सॉलिड व्हील दिखाई दे रहा है ये किसी एक ट्रेन का आप मूविंग व्हील कंसीडर करिए। मैग्नेटिक ब्रेकिंग क्या कहलाती है, मैग्नेटिक ब्रेकिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ किए जाते हैं। ये एक मूवेबल व्हील है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का क्या काम होता है, जैसे ही आप ट्रेन में ब्रेक लगाना चाहते हैं तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को एक्टिव किया जाता है। जैसे ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एक्टिव होते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, चेंज इन फ्लक्स लिंक्ड विद दिस मूविंग व्हील। अभी हमने एडी करंट की जब डेफिनेशन देखी थी तो वहाँ पर देखा था कि जब एक सॉलिड प्लेट मैग्नेट्स के बीच में मूव कर रही थी तो एडी करंट्स की वजह से उसका मोशन स्लो हो गया था। यहाँ पर भी वही सेम चीज़ हो रही है। जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एक्टिव होते हैं तो उस वजह से जो मूविंग व्हील है इसकी स्पीड रिड्यूस हो जाती है और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो इस मूविंग व्हील की स्पीड को सडनली ज़ीरो कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, पहला एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट्स जो किस में यूज़ होता है, मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स में। सेकेंड एप्लीकेशन है इंडक्शन फर्नेस।
फर्नेस का क्या काम होता है, किसी भी चीज़ को वो मेल्ट करती है। इसके अलावा फर्नेस के और भी डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन होते हैं, हमें उसके बारे में नहीं पढ़ना है। हमें ये देखना है कि एडी करंट को कैसे हम किसी भी कंडक्टर या फिर एक कंडक्टिंग मटेरियल को मेल्ट करने में यूज़ करते हैं। आपको करना क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट लेनी है। ऑल्टरनेटिंग करंट मैंने आपको बताया क्या होती है, जो कि टाइम के साथ चेंज होती है। ऑल्टरनेटिंग करंट को आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद क्या होगा, जैसे ही करंट प्रोड्यूस आप करेंगे तो उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार चेंज होगा। अब आपको एक पॉट में मेटल्स लेने हैं, उन मेटल से लिंक्ड फ्लक्स लगातार चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से। होगा क्या, उन मेटल से लिंक्ड फ्लक्स में चेंज हुआ, मेटल्स में एडी करंट प्रोड्यूस हुई और उन एडी करंट्स की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होती है कि वो काफ़ी ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। उस हीट एनर्जी से वो रखा हुआ मेटल खुद को ही मेल्ट करने लगता है। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एडी करंट को कैसे एक इंडक्शन फर्नेस की तरह यूज़ किया जाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।